ये कहानी एक रानी नाम की लड़की की है जो रामपुर नामक गांव में अपनी माँ मंजू और पिता कविंदर के साथ रहा करती थी। कविंदर कोई काम नहीं करता था, सिर्फ शराब पीकर बेचारी मंजू की पिटाई किया करता था। जो पैसे मंजू मजदूरी कर कर कमाया करती थी वो उससे छीन कर शराब और जुए में उड़ा दिया करता था। इसी तरह मंजू और रानी दुखों से भरी जिंदगी जी रही थी। एक बार रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी आपको शराब पीकर रोज मारते पीटते हैं। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाता। आप कितनी मेहनत करके पैसे कमाती हो, वो पैसे भी पिताजी आपसे ले लेते हैं। माँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैं पढ़ना चाहती हूँ और इस माहौल से तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, मैं भी तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी मेरे पास एक भी रुपया नहीं छोड़ते। घर का राशन तो मैं पहले ही भर लेती हूँ, इसलिए हम 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, वरना तुम्हारे पिताजी तो हमें खाना भी ना दे। आज मुझे मेरी मजदूरी की तनख्वाह मिली है और तुम्हारे पिताजी को जैसे ही पता चलेगा वो हमसे ये भी छीन लेंगे। माँ, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए और पिताजी को भी। वैसे भी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? सिर्फ सर छुपाने के लिए एक छत, वो तो हम किसी झोपड़ी में भी छुपा सकते हैं। कम से कम पिताजी के अत्याचारों से तो छुटकारा मिल जाएगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे शराबी इंसान को छोड़ देना चाहिए। कब तक मैं इसका जुल्म और अत्याचार सहती रहूंगी? तू ठीक कह रही है, हम आज ये घर छोड़कर किसी झोपड़ी में रहने चले जाएंगे। ऐसे ही दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी कविंदर शराब पीकर घर आ जाता है और वो मंजू से कहता है, मंजू, पता चला है आज तुझे तेरी मजदूरी मिली है। चल अब जल्दी से मुझे पैसे दे, मुझे जुआ खेलने जाना है। नहीं, आज मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगी। चाहे तुम मुझे कितना ही मार लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। ये मेरे दिन रात की मेहनत, खून पसीने की कमाई है और तुम इसे शराब और जुए में खत्म कर देते हो। नहीं, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। आज तेरी बहुत जुबान चल रही है। कल की पिटाई भूल गई है क्या? रुक, तुझे अभी फिर से याद दिलाता हूँ। ऐसा कहकर कविंदर मंजू की बहुत पिटाई करता है और रानी बेचारी एक कोने में खड़ी अपनी माँ को पिटते देखती रहती है और रोती रहती है। कविंदर मंजू की पिटाई करके बाहर चला जाता है। तभी रानी अपनी माँ के जख्मों पर दवाई लगाती है और उनसे कहती है, माँ, पिताजी बाहर गए हैं। इससे पहले वो वापस आए, हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए, वरना वो हमें इस घर से कभी नहीं जाने देंगे। ऐसा कहकर रानी अपनी माँ को सहारा देते हुए अपनी माँ के साथ अपने पिता का घर छोड़कर चली जाती है। दोनों माँ बेटी अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। तभी रानी को एक कुटिया नजर आती है। रानी उसके अंदर जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। रानी और उसकी माँ दोनों उस कुटिया में रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मंजू रोज मजदूरी करने जाया करती थी। मंजू मजदूरी करके जो पैसे कमाती थी उसी से दोनों माँ बेटी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। एक दिन मंजू रानी से कहती है, रानी बेटा, तुम्हारे इस फैसले ने हमारी जिंदगी पहले से कितनी बेहतर कर दी। अब हम दोनों माँ बेटी अपना जीवन कितनी अच्छी तरह बिता रहे हैं। रानी बेटा, तुम पढ़ना चाहती थी ना, तो मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। अब तुम पढ़ने जा सकती हो। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं पढ़ने जा सकती हूँ। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। माँ, आप बहुत थकी हुई हैं, आपको भूख लगी होगी। चलिए खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर रानी अपनी माँ को खाना खिलाती है। अगले दिन रानी स्कूल चली जाती है और मंजू मजदूरी करने चली जाती है। रानी बहुत ज्यादा खुश थी। वो रोज स्कूल जाती और अच्छे से पढ़ाई करती। दोनों माँ बेटी अब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी अचानक एक दिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। मंजू मजदूरी करके घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के कुछ लोग मंजू को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। रानी को जब अपनी माँ के एक्सीडेंट के बारे में पता लगता है तो वो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाकर रानी को पता चलता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी माँ की दोनों आंखें चली गई है और अब वो कभी देख नहीं सकती। रानी रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, आपके साथ क्या अनर्थ हो गया? अब आप कभी नहीं देख सकती। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। आपको कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। माँ, रानी बेटा, अब घर का खर्चा कैसे चलेगा?
तुम पढ़ने कैसे जाओगी, क्योंकि मैं तो अब काम करने नहीं जा सकती। माँ, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। वो अपना और अपनी माँ का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है। माँ, आपको पता है, मैंने कमला आंटी से सिलाई सीखी थी। मुझे सिलाई करना बहुत अच्छे से आता है। अब से मैं गांव के लोगों के कपड़े सिला करूँगी और उसी से हम अपना गुजारा कर लेंगे। मुझे बस एक सिलाई मशीन की जरूरत है। रानी बेटा, मेरे पास चांदी की पायल रखी है, तो उन्हें बेचकर अपने लिए सिलाई मशीन खरीद लेना, ठीक है बेटा? ऐसा कहकर मंजू रोने लगती है और अगले दिन रानी अपनी माँ की पायल बेचकर अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लेती है। रानी स्कूल जाने के बाद कुछ लड़कियों से कहती है, नीलम, कल्पना, संध्या, तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छी सिलाई करनी आती है। अगर तुम लोगों को कभी अपने कपड़े बनवाने हो तो मुझसे ही बनवाना। मैं बहुत अच्छे लहंगे, फ्रॉक और गाउन सब बना लेती हूँ। क्या सच में रानी, तुम बहुत अच्छे लहंगे तैयार करती हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती हो और सिलाई भी। तुम तो बहुत होशियार हो। रानी, मेरी बहन की शादी आ रही है। मेहंदी के फंक्शन के लिए मुझे 20 लहंगों की जरूरत है। मेहंदी 10 दिन बाद है। क्या तुम 10 दिन के अंदर 20 लहंगे तैयार कर सकती हो? हाँ कल्पना, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे 20 लहंगे तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर रानी घर आ जाती है। रानी बहुत खुश होती है और अपनी माँ को बताती है कि उसे कैसे 10 दिन के अंदर 20 लहंगे तैयार करने हैं। ये सुनकर उसकी माँ खुश होकर रानी से कहती है, रानी बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतनी जल्दी तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया। मुझे तो लग रहा था हमें भूखा ही रहना पड़ेगा और तुम्हें अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब तुम अपनी पढ़ाई भी चालू रख सकती हो और हम दोनों 2 वक्त का खाना भी आराम से खा सकते हैं। रानी अपनी माँ की बातें सुनकर खुश हो जाती है और वो लहंगे तैयार करने में जुट जाती है। रानी सुबह स्कूल जाती और स्कूल से आकर लहंगे तैयार करने लगती। ऐसे ही 9 दिन बीत जाते हैं। रानी कड़ी मेहनत से 20 लहंगे तैयार कर देती है। लहंगे तैयार करने के बाद रानी अपनी माँ से कहती है, माँ, देखिए ना, कितने ज्यादा सुंदर लहंगे तैयार हुए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने अच्छे और सुंदर लहंगे बना सकती हूँ। कल्पना बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। माँ, कल्पना कह रही थी अगर उसे लहंगे अच्छे लगेंगे तो वो हमें अच्छे खासे पैसे देगी। माँ देखना, जल्दी ही हम झोपड़ी से निकलकर एक अच्छे पक्के मकान में रहेंगे और पैसे जोड़कर मैं आपकी आंखों का इलाज भी करवा दूंगी। ऐसे ही दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थी और बहुत खुश थी। वो नहीं जानती थी कि उनकी सभी बातें रानी का पिता कविंदर सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर कविंदर सोचता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं इन लहंगों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम दोनों माँ बेटी मेरे घर से भाग गई थी ना, अब मैं तुम्हें इसका अच्छा सबक सिखाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कविंदर बहुत ज्यादा खुश होता है। रात होते ही दोनों माँ बेटी सोने चली जाती है। तभी कविंदर उनके घर में चोरी चुपके घुसकर रानी की सारी मेहनत को जलाकर राख कर देता है। सुबह होने के बाद रानी और मंजू जब जले हुए लहंगों को देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रानी बहुत रोती है और रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, ये लहंगे कैसे जल गए? आज तो कल्पना की बहन की मेहंदी का फंक्शन है। उसने मुझ पर बहुत भरोसा करके अपने लहंगे तैयार करने को कहा था। अगर मैंने उसे 20 लहंगे समय पर नहीं दिए तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी और कोई मुझसे अपने कपड़े नहीं सिलवाएगा। रानी बेटा, अभी समय है, तुम कल्पना के पास जाओ और उसे सारी सच्चाई बता दो। वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। अपनी माँ की बात मानकर रानी कल्पना के पास जा रही थी। रानी चलते चलते रास्ता भटक जाती है और वो चलते चलते जंगल में पहुँच जाती है। तभी रानी को उस जंगल में एक डायन मिलती है। वो डायन रानी से कहती है, लड़की, तू मेरे जंगल में क्या कर रही है? मेरे इस जंगल में आने की किसी को इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी तू मेरे जंगल में आ गई। अब तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। डायन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस रास्ते पर चल रही हूँ। मैं गलती से इस जंगल में आ गई हूँ। मुझे वापस जाने दो। मेरी माँ अंधी है, मेरे सिवा उनका कोई नहीं है। डायन जी, मुझे माफ कर दो। ये सब सुनकर वो डायन रानी से कहती है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? रानी उस डायन को सारी बातें बताती है। रानी की सभी बातें सुनकर डायन को उसके ऊपर बहुत दया आ जाती है और वो रानी से कहती है,
रानी, मुझे तुम सच्ची और ईमानदार नजर आ रही हो। तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, इसलिए मैं तुम्हें अपने जंगल के जादुई झरने से जादुई सोने और चांदी का लहंगा देती हूँ। चलो मेरे साथ। डायन रानी को जंगल के जादुई झरने के पास लेकर जाती है। वो झरना बहुत अद्भुत और सुंदर था। झरने में से सोने और चांदी के लहंगे बह रहे थे। डायन रानी को उसमें से एक सोने का और एक चांदी का लहंगा निकाल कर देती है। ये लो रानी, ये जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। जादुई सोने के लहंगे से तुम जब चाहे जितनी चाहे लहंगे मांग सकती हो, और जादुई चांदी लहंगे से तुम अपनी जरूरत का सब कुछ मांग सकती हो। रानी वो जादुई लहंगे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर डायन का धन्यवाद करके घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचकर रानी अपनी माँ मंजू को सारी बात बताती है और फिर जादुई सोने के लहंगे से 20 सुंदर सुंदर लहंगे मांगती है। उसके इतना कहते ही वहाँ पर 20 सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर रानी बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद कल्पना अपने लहंगे लेने रानी के घर आती है। इतनी सुंदर सुंदर लहंगे देखकर कल्पना बहुत ज्यादा खुश होती है और रानी से कहती है, अरे वाह रानी, तुमने तो कितने सुंदर सुंदर लहंगे तैयार किए हैं। ऐसे लहंगे तो सिर्फ अच्छी बुटीक पर ही मिलते हैं। अब तो मैं सबसे कहूँगी कि अपने लहंगे तुमसे ही तैयार करवाए। ऐसा कहकर कल्पना रानी को उन लहंगों के पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद रानी जादुई चांदी के लहंगे से अपने लिए एक पक्का घर मांगती है। हे जादुई चांदी के लहंगे, मुझे एक पक्का घर चाहिए जिसमें किसी चीज की कोई कमी ना हो। रानी के इतना कहते ही उसकी झोपड़ी एक पक्के घर में बदल जाती है। उसके बाद रानी के पास आसपास के गांव से भी लोग लहंगे बनवाने आने लगे थे। कुछ ही समय में रानी के पास अपनी माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उन पैसों से वो अपनी माँ का इलाज कराती है। इतना ही नहीं, रानी गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी करती है और इसी तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। जादुई तकिया। एक छोटे से गांव में संपा नाम की एक लड़की रहती थी। वो कक्षा में बहुत ही ध्यान लगाकर पढ़ाई करती और घर आकर भी पूरा ध्यान पढ़ाई में ही लगाती, पर फिर भी इतना पढ़ने के बावजूद भी हमेशा परीक्षा में फेल हो जाती थी। पर उसका बड़ा भाई विजय कभी कभी पढ़ाई करता था, फिर भी अच्छे अंकों से पास हो जाता था। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने संपा को समझाते हुए कहा, संपा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो पढ़ाई करती रहती हो। ऐसे ही कई लोग पढ़ाई करते हैं, फिर भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बुद्धि तो भगवान की देन होती है। तुम दुखी मत हो। ये बात सुनकर संपा बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर सोचती रहती है और भगवान से कहती है, भगवान, क्यों तुमने मुझे इतना मंदबुद्धि बनाया? मुझे मेरे भाई की तरह और बाकी सहेलियों की तरह पढ़ाई में तेज क्यों नहीं बनाया? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? एक दिन संपा के माँ बाप ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी में और भी काम है। तुम कभी अपने बड़े भाई से अपनी तुलना करके दुखी मत हो। आजकल तो तुमने अपनी सहेलियों के साथ भी खेलना बंद कर दिया है। ये सुनकर संपा कहती है, पापा, मैं खूब पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। ये सुनकर पास में खड़ा उसका बड़ा भाई विजय जोर जोर से हंसने लगता है। कलेक्टर और तुम? ये देख संपा की माँ विजय को डांटते हुए कहती है, क्यों अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ा रहा है? चल जा अपने कमरे में। अपने भाई विजय को हंसता देख संपा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। रात के समय संपा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर एक परियों की किताब पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते अकेले में बात करने लगी। काश कोई परी मुझसे मिलने आती तो बड़ा मजा आता। इतना सोचते ही एक परी किताब से सचमुच में बाहर आ जाती है। परी को सामने देख संपा घबरा जाती है और एकदम से उठ बैठती है। तुम कौन हो?
और मेरे कमरे के अंदर कैसे आ गई? तुमने ही तो मुझे बुलाया है। अब डर क्यों रही हो मुझसे? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये कहते हुए परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से बिस्तर में एक तकिया प्रकट कर देती है। ये देखकर चंपा हैरान रह जाती है। तब परी कहती है, हर रात तुम कुछ सोचती रहती हो ना? आज से इस तकिए पर सर रखकर सोचना। तुम जो भी सोचोगी वो पूरा हो जाएगा। पर हाँ, अच्छी बातें ही सोचना। अगर तुमने कुछ बुरा सोचा तो तुम्हारे साथ ही बुरा होगा, याद रखना। ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन रात को चंपा तकिए पर सर रखकर सोचने लगती है और कहती है, मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए और परीक्षा में नंबर भी अच्छे मिले। चंपा के ऐसा कहते ही तकिए में से रंग बिरंगी झिलमिल रोशनी निकलने लगती है और फिर दूसरे ही दिन से कक्षा में जो भी मास्टर जी पढ़ाते हैं, चंपा को सब समझ में आने लगता है और मास्टर जी जो भी प्रश्न पूछते थे वो तुरंत खड़े होकर जवाब दे देती थी। ये सब देख मास्टर जी और बाकी सभी कक्षा के बच्चे दंग रह जाते हैं और परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने की वजह से उसके माता पिता भी दंग रह जाते हैं। अचानक एक दिन चंपा की माँ बीमार हो जाती है। डॉक्टर जांच करने के बाद कहता है, इन्हें तो पीलिया हो गया है। इन्हें जल्दी से शहर के हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। उसी रात चंपा तकिए पर सर रखकर सोचते हुए कहने लगती है, माँ की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। इतना कहते ही तकिए में से फिर से रंग बिरंगी रोशनी झिलमिल होने लगती है। दूसरे ही दिन चंपा की माँ बिस्तर से उठ बैठती है और फिर से जांच करने के बाद डॉक्टर भी दंग रह जाता है। अरे, इन्हें तो पीलिया था। इनका पीलिया एक दिन में ही ठीक कैसे हो गया? ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। अब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर चंपा के माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। फिर एक दिन चंपा की बुआ कुछ दिनों के लिए चंपा के घर रहने आती है। वो बड़ी ही झगड़ालू महिला थी और हमेशा दूसरों का बुरा ही सोचती थी। उसी रात चंपा की बुआ उसके साथ उसके कमरे में सोने आती है और चंपा से कहती है, अरे ओ चंपा, अपनी तकिया मुझे दे दे। ये तकिया बहुत ही सख्त है, मुझे इसमें नींद नहीं आएगी। नहीं बुआ, मैं ये तकिया आपको नहीं दे सकती, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्या मुश्किल हो जाएगी? ला इधर दे, मुझे सोना है। ऐसा कहते हुए चंपा की बुआ चंपा से तकिया छीन लेती है। फिर तकिया अपने सर के नीचे रखकर सोने लगती है। तभी चंपा से रहा नहीं जाता। फिर से वो अपनी बुआ से कहती है, बुआ, आप इस तकिए पर सर रखकर सो तो गई हो, लेकिन कोई बुरा बात मत सोचना। चुपचाप से सो जा। क्या बकवास कर रही है? मैं भला बुरी बात क्यों सोचूंगी? कुछ देर बाद चंपा की बुआ मन ही मन अपने सहेली के बारे में बुरा सोचने लगती है और कहने लगती है, मेरी सहेली शीला का घमंड बहुत बढ़ गया है। उसका पति बहुत अच्छे से कमा लेता है ना, इसलिए काश उसके पति का धंधा चौपट हो जाए, उसका दिवाला निकल जाए और वह रास्ते पर आ जाए, तभी उसका घमंड टूटेगा। ऐसा कहते ही तकिया में से झिलमिल रंग बिरंगी रोशनी निकलने के बजाय लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है। फिर अगली सुबह चंपा की बुआ का घर से फोन आता है। बुआ फोन में बात करते ही जोर जोर से रोने लगती है। रोने की बात सुनकर चंपा और घर के सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तब चंपा की बुआ बताती है, सब सत्यानाश हो गया, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, हम रास्ते पर आ गए, मेरे पति का दिवाला निकल गया, मेरे पति के फैक्ट्री में आग लग गई, सारा सामान जलकर राख हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया।
इतना कहते ही फिर से जोर जोर से रोने लगती है। तभी संपा बुआ के पास आती है और धीरे से उनके कानों में कहती है, मैंने आपको रात को बोला था ना कि कभी बुरा मत सोचना। लेकिन संपा की बुआ को कुछ समझ में नहीं आता और वह संपा को देखती ही रह जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद संपा खूब पढ़ लिख कर जिले की कलेक्टर बन जाती है और संपा के माँ बाप उसका बड़ा भाई विजय उस पर बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमारी सोच अच्छी हो तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो हमारी जिंदगी में बुरा होगा। तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।